हेलो एंड वेलकम टू जेके सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कुछ कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1942, 1984 एंड 2002 को डिस्कस करेंगे। गाइस, अभी तक के लेक्चर्स जो हमने अपलोड किए हैं इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 को डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि एक सक्सेसफुल लेजिस्लेशन थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गई और एक इम्पीटस मिला कोऑपरेटिव मूवमेंट को इंडिया में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1914 में एक कमेटी बिठाई, दैट वाज एडवर्ड मैकलैगन कमेटी। और इस कमेटी का काम ये था कि ये सूटेबल मेजर्स बताए, किस लिए, ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फॉर्मेशन इंडिया में है, फंक्शनिंग जो इनकी है, ये बेहतर हो सके। जैसा कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 हमने डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्रेडिट देना शुरू कर दिया ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो मनी लेंडर्स का इशू आ रहा था, जो डेब्ट का इशू आ रहा था, उसको कर्टेल किया जाए। लेकिन एक इशू ये आ रहा था, जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन दे रहे थे वो इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं हो रहा था। एक पॉइंट तो वो था और दूसरा ये पॉइंट था कि जो लोन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ले रही थी उसके रिपेमेंट में भी इशू आ रही थी। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने एडवर्ड मैकलैगन कमेटी एक बिठाई जिसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इस कमेटी ने कुछ स्ट्रेस किया कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट दैट दिस कमेटी हाईलाइटेड वाज लोन्स टू बी गिवन फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस ओनली। यानी अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे रहे हो, आप उस सोसाइटी को लोन दो जो इस पैसे को प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई और उसके मेंबर्स ने लोन ले लिया और उस लोन को पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर दिया। द सेकेंड वाज नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स। यानी आप जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की हकीकत, जो मोटिव है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो पूरा किया जाए ताकि जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की एसेंस बरकरार रहे, दैट इज़ सर्विस टू इट्स मेंबर्स। द सेकेंड पॉइंट जो इस कमिटी ने स्ट्रेस किया, इट सेड दैट केयरफुल सिक्योरिटी बिफोर ग्रांटिंग लोन्स एंड प्रॉपर विजिलेंस आफ्टरवर्ड्स। यानी आप अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे रहे हो तो आप केयरफुल तरीके से उसे लोन दो और उसके बाद प्रॉपर विजिलेंस आफ्टरवर्ड्स। यानी आप लोन दे रहे हो तो आप फ्रीक्वेंटली चेक करो कि आप जो लोन दे रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, क्या वो सच में किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। And the last was punctual repayment of loans, recall of loans in the event of misapplication and encouragement of thrift among the members। यानी आप जो लोन का रिपेमेंट है उसको पंक्चुअल बनाने की कोशिश करो और अगर आपको लगता है कि लोन सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है तो आप रिकॉल कर सकते हो लोन को ताकि उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए। Now moving ahead, is cooperation became a state subject in 1919। इसके अलावा जो हमने अभी तक कुछ इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस पढ़ी मैकलैगन कमेटी की, मैकलैगन कमेटी ने ही रिकमेंड किया कि आप जो है कॉपरेशन को प्रोविजनल सब्जेक्ट बनाओ। प्रोविजनल सब्जेक्ट का क्या मतलब है, जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, एक होता है सेंट्रल सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रोविजनल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि इस पे खाली लॉज बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोविजनल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि इस पे लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। यानी स्पेसिफिकली इसमें जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है कि वो अपनी एक लेजिस्लेशन ला सके। तो दिस इज़ द रीज़न जो इंट्रोडक्शन हुआ मॉन्टेगो कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म एक्ट का 1990 में, तो इसने मैकलैगन कमेटी की इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और बताया कि हम स्टेट्स को यानी प्रोविंसेस को ये इख्तियार देते हैं कि वो अपने अपने प्रोविंसेस में अपना अपना कोऑपरेटिव लॉ बनाए। और जब ये पास हुआ तो बम्बई पहली एक प्रोविंस थी जिसने पहला लॉ बनाया। बम्बई टुक द लीड एंड पास्ड द निव एक्ट इन 1925।
बम्बई के साथ साथ इसके बाद मद्रास ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एक्ट बना लिया, बिहार ने बना लिया, उड़ीसा ने बना लिया और बंगाल ने बना लिया। इस क्रोनोलॉजी को आप याद रखेंगे। हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि कौन से प्रोविंसेस ने पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे एक्ट बनाया। यहाँ पे आप एक बात और भी याद रखेंगे कि अगर किसी प्रोविंस ने अपना एक्ट नहीं बनाया, यानी जैसे कि बम्बई ने बना लिया, मद्रास ने बना लिया, बिहार, उड़ीसा और बंगाल ने बना लिया, इसके बगैर अगर कोई प्रोविंस हमारा बचता है, जैसे हमारा पंजाब बच गया, वो एक्ट नहीं बनता है, तो इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट इफ़ एनी प्रोविजनल गवर्नमेंट हैड नाइदर पास्ड इट्स ओन एक्ट नॉर अडॉप्टेड बम्बई एक्ट, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912 विल बी एप्लीकेबल टू इट। यानी अगर कोई स्टेट अपना एक्ट नहीं बना रही है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, वो वाला एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा। Now moving ahead is the Royal Commission on Agriculture in 1926 and 28। गाइज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इस लेजिस्लेशन टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हमारा जो डिफरेंट कमिटीज़ की रिकमेंडेशन है वो सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशंस में इनकॉर्पोरेट होती जाएगी। ये इजी भी हमारे लिए होगा अंडरस्टैंड करना, और हम इजीली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और मेमोराइज़ भी कर पाएंगे, और एग्ज़ाम में हमारी एक क्रोनोलॉजी दिमाग में होगी ताकि हम हर किसी क्वेश्चन को फिर आंसर कर पाए। लेटर ऑन अगर हमारे पास टाइम रहता है, मैं एक सेपरेट वीडियो कमिटीज़ पे अपलोड करूँगा जिसमें आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी अगर ज़रूरत पड़े तो। नाउ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1926 एंड 28, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और कमीशन बिठाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एच कलवाट। किस लिए बनवाया? टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इस कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी? एच कलवाट ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। ही सेड इफ़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फेल, द लास्ट होप इन द रूरल इंडिया विल ऑल्सो फेल। यानी इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इतना अहम करार दिया, कहा कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, जो हमारा मोटिव है रूरल इंडिया को इस इनडेप्थनेस से, मिजरी से बाहर निकालने का, तो वो सारी की सारी हमारी मेहनत ही ख़राब हो जाएगी। इफ़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फेल, द लास्ट होप ऑफ रूरल इंडिया विल ऑल्सो फेल। कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स इस रिपोर्ट के थे। द फर्स्ट वाज कॉटेज इंडस्ट्रीज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, यानी जो विलेज में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं इनको हम कोऑपरेटिव बेसिस पे बनाएं। द सेकंड वाज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग टू बी स्ट्रेंथनड थ्रू कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, यानी जो गाँव में खेतों में जो कारोबार होता है, यानी किसी ने गेहूँ निकाला, किसी का चावल निकल गया, किसी के पल्सेस निकल गए, तो फिर जब ये मार्केट में बेचता है, हम इस बेचने को सीधे फार्मर टू सेलर नहीं लेंगे, कंज्यूमर नहीं लेंगे या बायर नहीं लेंगे, बल्कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे जिसके ज़रिए ये फार्मर अपने प्रोडक्ट सेल करता होगा। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या था? फार्मर का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करेगी, वक्त पे ज़रूरत के टाइम गवर्नमेंट इसे लोन भी देगी, तो हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे रूरल इकोनॉमी को। एंड द इम्पॉर्टेंट अनदर रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन वाज, इसने कहा कि वी शुड सेट अप एन इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च टू प्लान एंड मॉनिटर एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। इसके अलावा इस कमीशन ने ये भी कहा कि हमें एक इंडियन काउंसिल बनाना चाहिए एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, ताकि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ है हम उनको टैकल कर पाए और प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स को मॉनिटर कर पाए। नाउ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1942, जैसा कि हमने देखा कि मॉन्टेगो कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोविजनल सब्जेक्ट बना दिया गया। विद द प्रोग्रेस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट सम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कमेंसेड देयर ऑपरेशन इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। यानी जब डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जब डिफरेंट स्टेट्स ने अपने लेजिस्लेशंस निकाली, किसी स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत सक्सेसफुल रही। अब जब वो सक्सेसफुल रही, उसने अपनी स्टेट के बाउंड्रीज़ के बाहर
अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फंक्शन करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जम्मू कश्मीर की है, ये अच्छे तरीके से काम कर रही है, ये अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करना चाहती है, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अपने ब्रांचेस खोलना चाहती है, तो किस तरह से रेगुलेट होगा। ये एक रीज़न था कि मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पास हो गया। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, जैसे मैंने बताया, द क्वेश्चन अरोज वेदर ए सोसाइटी फॉर्मड इन वन स्टेट कैन ऑपरेट इन अनदर स्टेट, इफ सो विच कोऑपरेटिव एक्ट शुड गवर्न इट्स ऑपरेशन। In order to remove duplicity of provisions of different act, the central government passed Multi-Unit Cooperative Society Act of 1942। यानी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि कौन सी स्टेट अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्न करेगी, गवर्नमेंट ने पास एक एक्ट किया, दैट वाज मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1942। नाउ इस एक्ट ने क्या क्या बताया, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट के। दिस एक्ट प्रोवाइडेड for the regulation of affairs of such society by the provisions of the Cooperative Societies Act of the state where the principal business of society is located। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर की है और ये पंजाब या दिल्ली या किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अपनी ब्रांचेस खोल रही है, तो कौन सा एक्ट इससे ऑपरेट करेगा जहाँ पे प्रिंसिपल बिजनेस होगा। यानी अगर ये प्रिंसिपल बिजनेस जम्मू कश्मीर की है, ये इन्हें रेगुलेट कर रहा है, तो दिस विल रेगुलेट ऑल दीज थिंग्स। ओके, वही मैं इस स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करूँगा। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ सच सोसाइटी by the provisions of Cooperative Societies Act of the state where the principal business of society is located। इससे क्या हो गया, the state registrar of cooperative societies enjoyed the power of central registrar under the multi-unit cooperative societies act। क्या हुआ इससे, एक जम्मू एंड कश्मीर का रजिस्ट्रार जो था उसने अब किस पे एक्ट ऑपरेट करना शुरू कर दिया, उसके पावर्स कहाँ तक चले गए। His powers went beyond his boundaries and he was able to regulate the cooperative societies in other states as well। So उसने enjoy क्या किया, he became a central registrar। इस एक्ट को थोड़ा सा एसेस करेंगे हम। देखिए, एज ए रिजल्ट विद इन ए स्टेट वी कुड सी ए लार्ज नंबर ऑफ मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स बट गवर्नड बाय डिफरेंट कोऑपरेटिव लॉ। अब एक कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हुआ, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में मैंने यहाँ पे बताया एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका प्रिंसिपल ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में था और यहाँ का रजिस्ट्रार पंजाब में भी और दिल्ली के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देख रहा है। अब आप एक उल्टा तरीके से इस बात को समझेंगे। मान लीजिए पंजाब की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जिसका प्रिंसिपल ऑपरेशन पंजाब में है, लेकिन इसने जम्मू कश्मीर में भी ब्रांच खोल के रखी है, तो मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग अब इस वाली कोऑपरेटिव जो जम्मू कश्मीर में है इसको रेगुलेट करेगा पंजाब। तो आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएगा। यानी एक ही स्टेट में डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डिफरेंट स्टेट्स के कोऑपरेटिव लॉज जो है वो उनको रेगुलेट कर रहे हैं। दिस क्रिएटेड ए chaotic पोजिशन। Besides, far-reaching changes had also occurred in the organizational structure and the size of multi-unit cooperative societies। यानी जो ये सिस्टम था, यहाँ का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रेगुलेट कर रहा है वहाँ की स्टेट और वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को यहाँ का रजिस्ट्रार रेगुलेट कर रहा है, इसने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन किया। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने लेटर ऑन एक और लेजिस्लेशन लाई, दैट वाज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1984 and this was enacted by the central government। okay, now in the post independence time central government ने कमेटी बिठाई, that was in the year 1955। इस कमेटी ने क्या काम किया, इसने एक कोऑपरेटिव लॉ ड्राफ्ट किया विच कुड सर्व एज गाइडलाइंस टू ऑल स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। और ये असल में लॉ यही था, इसने जो ड्राफ्ट बनाया था दैट वाज फॉर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984। Considering the development of cooperative movement and political environment in a particular state, each state passed its new act and amended its existing act accordingly as the case may be in the light of model bill circulated by the central government। यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट से पहले गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बताई थी ताकि वो स्ट्रीमलाइन कर पाए
सारे स्टेट्स के कोऑपरेटिव लॉज को। लेकिन लेटर ऑन फिर गवर्नमेंट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ही पास किया ताकि वो इस क्रियाटिक कन्फ्यूजन को दूर कर पाए। इस पीडीएफ में जो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगा उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने कॉमन फीचर्स लिखे हैं आपके लिए, आप अंडरस्टैंड कर पाने के लिए कि जो डिफरेंट स्टेट्स के लॉ थे उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। यू कैन रीड देम लेटर ऑन। उतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी कुछ नहीं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द नेक्स्ट लॉ हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1984। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक प्रोविजनल सब्जेक्ट बन गई और प्रोविजनल सब्जेक्ट बनने के बाद डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट लेजिस्लेशंस बनाई। फिर क्योस आ गया। क्योस आने की वजह से गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट निकाला, देन लेटर ऑन 1984 का एक्ट ही पास किया। द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इस एक्ट के क्या थे? टू अवॉइड डिफरेंट मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव्स बीइंग गवर्नड बाय डिफरेंट स्टेट्स। Number second, to have common comprehensive central legislation to meet the needs of administration and management of national cooperative societies. The next is to provide for the central authority to be responsible for their promotion, registration and supervision. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नाउ इस एक्ट की जो स्कीम थी वो कुछ इस तरह से थी जैसे कि बाकी कोऑपरेटिव लॉज की स्कीम थी, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार को किस तरह से अपॉइंट किया जाए, रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस तरह हो जाएगी, मेंबर्स के राइट्स क्या है, किस तरह से मैनेजमेंट होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, प्रिविलेजेस क्या है एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, एक ऑडिट, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन किस तरह से होगा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स किस तरह से होगा, अगर हम चाहेंगे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को वाइंड अप करना या उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या होंगे। देखिए गाइज, हम इसको डिटेल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम इसको डिटेल्ड इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं। हमें लेजिस्लेशन को समझना है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। उस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस पीडीएफ में आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर हम इसको लॉ के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे तो हम बेयर एक्ट में चले जाएंगे, वहाँ वो सेक्शन वगैरह हमारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं इस लेजिस्लेशन के, उनको हम डिस्कस करेंगे। Now the salient features of the act. The first is appointment of central registrar. इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी ऑफिसर को स्टेट के एम्पावर कर सकता है कि वो सेंट्रल रजिस्ट्रार का जो है उसकी ड्यूटीज़ को पूरा करे। In case of national cooperative societies, such powers will only be exercised by the central registrar. ओके, यानी इसने यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन को दूर किया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ था कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट में उसका प्रिंसिपल ऑपरेशन है, वो अपने सोसाइटी को एक्सपेंड कर रही है अपनी स्टेट के बाउंड्रीज़ के बाहर, तो उस सूरत में ये वाला स्टेट उस पर ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर दूसरी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो इस वाले स्टेट में है और ये दूसरे वाले स्टेट में अपने ऑफिस खोलना चाहती है या ब्रांच खोलना चाहती है, तो इस सूरत में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसकी स्टेट गवर्न करेगी, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। तो इस एक्ट ने उस कन्फ्यूजन को दूर किया। इसने कहा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार होगा, वो सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको गवर्न करेंगी। यानी वो जो हमारा कन्फ्यूजन था, यहाँ का रजिस्ट्रार वहाँ को डील करेगा, वहाँ का रजिस्ट्रार यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी को डील करेगा, वो कन्फ्यूजन इस एक्ट ने दूर किया। द सेकेंड फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज, इसने कॉम्प्रहेंसिवली डिफ़ाइन किया कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को। जितनी सारी भी लेजिस्लेशंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए आई, ये वाहिद वो एक्ट है जिसने कॉम्प्रहेंसिवली प्रिसाइजली डिफ़ाइन किया कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो प्रोविजंस जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इकोनॉमिक सोशल बेटरमेंट अपने मेंबर्स के लिए काम करे, किस तरह से, थ्रू म्यूचुअल एड इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स मे बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फुलफ़िल करती है, किस तरह फुलफ़िल करती है कि वो इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट अपने मेंबर्स का चाहती है थ्रू म्यूचुअल एड, वही अप्लाई कर सकती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज़, इस एक्ट ने डिलीट किया प्रोविज़न कि
पहले क्या होता था कि आप अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो कंपलसरी आपको कोई सेंट्रल रजिस्ट्रार जो दूसरे स्टेट का है वो आप पे इम्पोज कर सकता है टर्म्स कि आप जो है इसमें ऐसी चेंजेस ले आओ या इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस तरह से चलाओ। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, या सेंट्रल रजिस्ट्रार आपको डिक्टेट टर्म्स कर सकता है। इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर कोई दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एमलगेमेट होना चाहती है या उनमें कोई डिवीज़न होना चाहिए, ये तभी होगा जब वो सोसाइटी खुद वॉलंटियरली ऑप्ट करेगी। ठीक है, यानी जो सोसाइटी वॉलंटियरली ऑप्ट करेगी उसके बाद ही उसमें चेंजेस लाई जाएगी, हम उन पे सुपर इम्पोज चेंजेस नहीं करेंगे। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट साइलिएंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज, इस एक्ट ने ये भी बताया कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट करें। इसमें क्या प्रोसीजर है कि अगर कोई सोसाइटी चाहती है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बने तो सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है वो इशू कर सकता है, वो सर्टिफिकेट उसे एलो कर सकता है कि आप एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, लेकिन इसके अलावा उस स्टेट का कंसर्न रजिस्ट्रार भी अप्रूव करना चाहिए। द फिफ्थ प्रोविजन इज़, इस एक्ट ने ये भी बताया कि कौन बन सकता है मेंबर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट contains relevant provisions in this behalf. While the provisions are in accordance with the usual provisions existing in the state cooperative laws, it has specifically provided that except in the case of National Cooperative Union of India, यानी जिस तरह से स्टेट कोऑपरेटिव्स में मेंबरशिप आ सकती है, बन सकती है, वॉलंटियरली मेंबरशिप है, डेमोक्रेटिक है, इसी तरह से जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें भी मेंबरशिप उसी तरह से हासिल हो सकती है, एक्सेप्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन में। द सिक्स्थ साइलिएंट फीचर इज़, इस एक्ट ने डिस्कस किया कि टेन्योर क्या होना चाहिए, जो इलेक्टेड मेंबर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उनका टेन्योर क्या होना चाहिए। Section 35 of the Act states that tenure of the elected member on the board of directors of a multi-state cooperative society shall be such not exceeding 3 years as may be laid down in the bylaws of the society। यानी आप 3 साल तक कुछ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टेन्योर रख सकते हो, लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The seventh feature is holding of office in cooperative societies, यानी Section 36 of the Act provides that no person shall be eligible to hold at the same time office of the president or chairman or vice chairman or vice president on the board of more than one multi-state cooperative society। यानी एक इंडिविजुअल एट ए टाइम या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का या प्रेसिडेंट हो सकता है, या चेयरमैन हो सकता है, या वाइस चेयरमैन हो सकता है, या वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और एक ही इंडिविजुअल दोनों में ये पोजीशंस हेल्ड कर रहा है। इसने ये लिमिटेशन बताई कि एक टाइम पे एक इंडिविजुअल एक ही पोस्ट और एक ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हेल्ड कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट स्टिपुलेट्स दैट नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन of a multi-state cooperative society after he has held the office for 2 consecutive terms। यानी अगर किसी इंडिविजुअल ने इनमें से कोई भी पोस्ट एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव पे इख्तियार किए, यानी या वो तो उसका प्रेसिडेंट था या चेयरमैन था या वाइस प्रेसिडेंट था, वो खाली 2 बार बन सकता है। वो कंटिन्यूसली किसी का चेयरमैन ही नहीं रह सकता या वाइस प्रेसिडेंट नहीं। यानी लिमिटेशन डाली। लिमिटेशन क्या डाली कि लिमिटेशन इस चीज़ की डाली कि बार बार एक ही पोजीशन को एक ही इंडिविजुअल नहीं हेल्ड कर सकता है। दिस क्रिएटेड एन रेस्ट्रिक्शन। द 8th साइलिएंट फीचर इज़, इस एक्ट ने बताया कि हम किस तरह से जो है रिमूवल ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द जनरल बॉडी किस तरह से किया जाए। सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट एम्पावर्स द जनरल बॉडी ऑफ ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू रिमूव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड elected member who has acted adversely to the interest of society। यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड मेंबर को रिमूव कर सके
कैसे करे रिमूव? जब वो ऐसे इख्तियार, ऐसे हरकतें करे या उसने कुछ ऐसा काम किया हो जो एडवर्सली इफ़ेक्ट कर रहा हो इंटरेस्ट्स ऑफ सोसाइटी को। आप देख सकते हैं कि इस लेजिस्लेशन ने कंपैरेटिवली सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया कि हम क्या सेंट्रल रजिस्ट्रार कौन अपॉइंट करना चाहिए, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में टॉक किया। इसके अलावा इसने ये भी बताया कि किस तरह से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टेन्योर क्या होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और कौन सी लिमिटेशंस है ऑफिस होल्ड के लिए। ये जो सेक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सेक्शन 36, सेक्शन 39, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए बस ये फैक्चुअल इम्पॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन कि जो है अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो हम आज डिस्कस अब करेंगे, जो हमारा अब लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज़ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये रिसेंट लेजिस्लेशन है और प्रेजेंटली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का स्ट्रक्चर हमारे पास है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो इसी के अंडर यानी यही एक्ट उनको डील करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एक्ट के? जैसे हमें पहले ही पता है, ये फैसिलिटेट करता है वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स to expand the area of operation of societies in more than one state to serve the interest of members। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने स्टेट के बाउंड्री से बाहर जाए और काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स के इंटरेस्ट्स को सर्व करे। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ to ensure that societies carry on their activities in the principles of self-help and mutual aid to promote social and economic upliftment। ये जो बेसिक मोटिव ही है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि वो म्यूचुअल एड और प्रमोट करे सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ये भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है। द फोर्थ इज़ टू प्रोवाइड फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटीज़ एंड द फिफ्थ इज़ टू प्रोवाइड फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड मैनेजमेंट राइट्स टू इट्स मेंबर्स। नाउ इस जो हमारा ये वाला एक्ट है, इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें आई उनको हम डिस्कस करेंगे। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, इसने डिफ़ाइन किया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किसे कहते हैं। इसने कहा जो कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, उसको हम कंसिडर करेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा उस सोसाइटी को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेंगे हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू वर्क इन द इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स इन मोर देन वन स्टेट। The second thing that this act mentioned was it is not necessary that a society should have branches in more than one state. It may have branches confined to one state and it shall not lose the character of multi-state cooperative society so long it serves the interests of members in more than one state. इस स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में अपनी ब्रांचेस खोलो तभी आपको हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा देंगे। ये एक्ट कहता है कि अगर आपके सारे के सारे ब्रांचेस एक ही स्टेट में ही है लेकिन आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे स्टेट के मेंबर्स को भी सर्व करती है तो हम इस सोसाइटी को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी करार देंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट और एक बात जो इस एक्ट की है, इस एक्ट ने बताया कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। यानी इसमें क्या है, अगर कोई सोसाइटी चाहती है कि उसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा मिले तो वो एक सेंट्रल रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देगी। उस सेंट्रल रजिस्ट्रार को विद इन 4 months ये बात बतानी है, लिखना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर ऐसा हो कि विद इन 4 months सेंट्रल रजिस्ट्रार ना ही एक्सेप्ट करता है ना ही रिजेक्ट करता है तो उस सूरत में ये माना जाएगा कि दिस इज़ एक्सेप्टेड और वो सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार ये कहता है कि रिफ्यूज़ करता है,
मैं इसको जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा नहीं दूंगा, स्टिल एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है सोसाइटी को ताकि वो खुद को प्रेजेंट कर पाए। ओके, इसके अलावा अगर रिफ्यूज़ल होता है रजिस्टर का, यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ करता है कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा नहीं देंगे, तो वो जो रिफ्यूज़ल वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए पहुंचाया जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज़, इस एक्ट ने स्टेटस ऑफ सोसाइटी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको डिफ़ाइन किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। ये एक बॉडी कॉरपोरेट होगी, इसमें परपेचुअल सक्सेशन होगा, यानी अगर इसका कोई मेंबर मरता है, कोई नया ऐड होता है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी एक कॉमन सील होगी, इसमें पावर होगा कि एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है या डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है। इसमें ये पावर है कि ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, और इसमें ये पावर है कि इंस्टीट्यूट या डिफेंड कर सकता है सूट्स को। अगर इस पर कोई केस होता है तो ये कोर्ट में जाके खुद को डिफेंड कर सकता है। Also it has a power to do all things necessary for achieving the purpose of its constitution. इसके अलावा transactions entered before registration of the society shall all be deemed as if registration have been entered after the registration of multi-state cooperative societies. यानी अगर एक cooperative society कोई ट्रांजैक्शन करती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, ये जो सारी ट्रांजैक्शन इसने यहाँ पे की, ये अब मानी जाएगी कि ये ट्रांजैक्शन सारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने की, यानी एक कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, कोई चीज़ ब्रेक नहीं होगी। द नेक्स्ट थिंग इज मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। According to this act, the board constituted before registration of the society is known as interim board. The interim board of society shall continue to hold the office until the regular board is appointed at the first general meeting of the society. यानी जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, जो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना बोर्ड होगा वही कंटिन्यू करेगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तब तक जब तक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहली मीटिंग नहीं होगी और वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज़ नहीं करेंगे। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के होंगे उसके बारे में क्या प्रोविजंस है। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शैल इलेक्ट अमंग देमसेल्व्स एज डायरेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी एंड हु ऑन बीइंग इलेक्टेड शैल बी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। यानी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे वही डायरेक्टर्स को चूज़ करेंगे। इसके अलावा द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द बायलॉज। हाउएवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन नो केस शैल बी एक्सीड 21। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे कितने बनेंगे ये कंसर्न मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट होगा वो डील करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम 21 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। इससे कम कुछ भी हो सकता है लेकिन 21 से ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा बोर्ड में को-ऑप्ट 2 डायरेक्टर्स इन एडिशन टू 21 डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ सोसाइटी कैन हैव मैक्सिमम 23 डायरेक्टर्स। इसके अलावा अगर बोर्ड चाहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो और 2 डायरेक्टर्स बना सकता है, यानी मैक्सिमम 21 + 22 23 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन सकते हैं। सी गाइज, ये जो फैक्ट्स है ना जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिगर्स अभी 23, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ये सेक्शन 41, 42 दिस इज़ कम्प्लीटली दिस इज़ द लॉ। हमें इसके साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, हमें जो यही देखना है कि टेन्योर कितना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने ज़्यादा होंगे, किस तरह से रजिस्टर किया जाएगा, क्या प्रोविजंस है इसके। नाउ द मैक्सिमम टर्म और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इस एक्ट ने ये भी डिफाइन किया, ए मेंबर ऑफ बोर्ड कैन होल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 2 टर्म्स। ये वही प्रोविज़न है जो पीछे भी था, हमने जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984 में भी पढ़ा था, इसने कंटिन्यू इसी प्रोविज़न को किया। इसके अलावा ए मेंबर हु हैज़ हेल्ड 1 फुल टर्म एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर द 2nd टर्म।
यानी अगर किसी ने एक बारी प्रेसिडेंट का पोस्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिया या वो वाइस प्रेसिडेंट बना उसका, तो वो एलिजिबल है कि वो दोबारा उस पोस्ट के लिए लड़े। ठीक है। द लास्ट इज टर्म ऑफ the office of directors. The term of office of elected members of the board shall be 5 years from the date of election unless otherwise stated in the bylaw. The elected board shall continue to hold office until new board is appointed and take over the charge of society. Important है, 5 साल का टेन्योर होता है किसका, जो elected members होते हैं बोर्ड के। The next is chief executive officer. हर किसी मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपॉइंट करना पड़ेगा एक चीफ एग्जीक्यूटिव। द चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी ए फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द सोसाइटी। द चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी ए मेंबर ऑफ बोर्ड एंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ एंड सच अदर कमिटीज़ और सब कमिटीज़ एज मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड। हमने इसके साथ ही जो है दिस इज़ ऑल व्हाट वी नीड टू लर्न एंड मेमोराइज अंडरस्टैंड इन द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2002 कि क्या टेन्योर होता है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है और कितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और या हमने जो PDF आपको दिया है यू गो थ्रू दिस PDF थॉरोली ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए। हम इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे क्योंकि ये लॉ का टॉपिक है। हम बस उतना इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। फ़िलहाल लेजिस्लेशन का टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।